हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जिसने 4 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूजीसी नेट जेआरएफ 2023-24 करके, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं? तथ्यात्मक, अनियमित तथा मूल्यात्मक। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं लियो स्ट्रॉस, डनिंग, G.H. सेवाइन या फिर M.V. स्टीन। तो किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं? तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि G.H. सेवाइन ने कहा है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 1950 के दशक में निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत डाग हाउस में चला गया है? ईस्टर ने कहा है, लास्लेट ने कहा है, R.A. डहल ने कहा है या फिर राइमर ने कहा है? तो 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जो राजनीतिक है, राजनीतिक सिद्धांत वह डाग हाउस में चला गया है? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर डी, राइमर ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी, राइमर ने कहा था। तो राइमर या रीमर का यह कथन 1950 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत के पतन का संकेत देता है, जिसकी चर्चा डेविड ईस्टन व अन्य विद्वानों ने भी की थी। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं? पीटर लास्लेट ने, डेविड ईस्टन ने, इसिया वर्लिन ने या फिर रॉबर्ट डहल ने? तो किसने कहा है कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं? तो थर्ड का जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन ने कहा है। किसने कहा है? डेविड ईस्टन ने। ये कथन है इनका कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है? डेविड ईस्टन का, अल्फ्रेड कोवन का, बोगेलिन का या फिर लास्लेट का? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन। ठीक है, किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है? तो यह है डेविड ईस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व गलत दिया गया है? अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा व्यक्तित्व हमें गलत दिया गया है। तो उसमें पहला है उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों के उस वर्ग को संदर्भित करता है जो ना तो कृषि दास है ना ही दास हैं। ऑप्शन बी है उदारवाद पद का प्रथम प्रयोग स्पेन में 1812 में किया गया। ऑप्शन सी है शास्त्रीय उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में विभिन्नता है, या फिर बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, यानी कि उदारवाद शब्द का प्रयोग ये सबसे पहले 1812 में नहीं, कब किया गया था? 1815 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इनमें से व्यक्तित्व इसमें कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है? एडम स्मिथ तथा डेविड रिकार्डो, रिचर्ड कॉबडेन तथा जॉन ब्राइट, जॉन लॉक तथा J.S. मिल या फिर बर्लिन तथा मैकफर्सन? तो किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो 6 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड कॉबडेन तथा जॉन ब्राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यह किसने कहा है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक हैं? वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है। तो रॉबर्ट
ओवेन का कथन है, कार्ल मार्क्स का कथन है, या हीगल का कथन है, या फिर जे.एस. मिल का? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने कहा है। क्या कहा है? कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक हैं। वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है। ठीक है, किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहित किया? तो गैलीलियो से, यूक्लिड से, देकार्त से, या फिर अरस्तु से? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो से। तो रिजोल्यूटिव कंपोजिट के सिद्धांत के अनुसार किसी विषय का अध्ययन करने के लिए उसके सबसे महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा उसके गैर महत्वपूर्ण तत्वों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो उसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यह कथन किसका है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सीजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हेगेल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है? तो H.J. लास्की, ड्यूगिट, वर्लिन, या फिर कार्ल पेपर? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, ड्यूगिट। ठीक है, यह किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सीजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हीगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया? तो किसने किया? ड्यूगिट का ये कथन दिया गया है। तो 9 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया? तो बेंथम ने, मैकियावेली ने, जेम्स मिल ने, या फिर जे.एस. मिल ने? तो ये बनाया जे.एस. मिल ने। राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया। किसने बनाया? जे.एस. मिल ने बनाया। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया? एम के गांधी ने, M.N. राय ने, अरविंदो ने, या फिर B.R. अम्बेडकर ने? तो 11 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि M.N. राय ने। तो किसने द लीगल ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया था? ये किया था M.N. राय ने किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? लाइफ डिवाइन, असेज ऑन द गीता, योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, या फिर द आइडल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी? तो 12 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। तो इसमें हमसे ये पूछा था कि कौन सी कृति है जो कि अरविंदो द्वारा रचित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमें कूट वाला प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले ये है, अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया गया। चंपारण में नील फसल की खेती के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। तीसरा है भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध केरा में सत्याग्रह आंदोलन। और चौथा है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध विरोध प्रकटीकरण। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो देखो 13 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, यानी कि 4231। सबसे पहले एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध विरोध प्रकटीकरण, फिर है चंपारण में नील फसल की खेती के विरुद्ध विरोध प्रकट किया, फिर है भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध केरा में सत्याग्रह आंदोलन, और फिर अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया। तो 13 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, यानी कि 4231। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं। ठीक है, तो मैं इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसमें देखो 14 का जो सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसको मिलान कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर दिया गया है। कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन बोल रहा है हमसे, डैनियल बेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है। कारण इसका यह है कि यह किसी एक विचारधारा को अधिमान्य करने तथा हर अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन
कीजिए। तो देखो इसमें जो दिया गया है, इसमें देखो जो कथन है डैनियल बेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है, ये तो सत्य है, लेकिन जो इसका कारण दिया गया है ये असत्य दिया गया है। ये किसी एक विचारधारा को अधिमान्य करने तथा हर अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है, ये इसमें सही नहीं दिया गया। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए जो कथन है ये सही है, परंतु इसमें जो आर जो दिया गया है ये गलत दिया गया है उसका कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ये किसका सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चर्स तथा एक्टर्स के बीच संबंध का विश्लेषण करने का एक तरीका है? टॉलकॉट, पार्सन्स, एंथोनी गिंडेज, रॉबर्ट निस्वेट या फिर मिशेल फोकल्ट? तो 16 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, टॉलकॉट पार्सन्स का ये सुझाव दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं राजनीतिक पक्षों के सिद्धांत और दूसरी तरफ उनके दिए गए हैं प्रवर्तक दिए गए हैं। ठीक है, एक तरफ क्या दिए गए हैं राजनीतिक पक्षों के सिद्धांत और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, यानी कि 2143। क्या हो जाएगा 2143 इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आलमोंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं संसाधनों की उपलब्धता, चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रिया, विकास की अवस्थाओं का परस्पर व्यापी होना, और इसमें ऑप्शन नंबर डी है अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का समन्वरूप विकास। तो 18 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। राजनीतिक विकास का तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था की बढ़ती हुई क्षमता से है, जिससे वे अपने समझ आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके, है ना। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, एक शर्त नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप में डैश से संबंधित है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचे से, राजनीतिक प्रणाली के कार्य, वर्ग संघर्ष हित पर आधारित या फिर राज्य तथा समाज के बीच अंतःक्रिया विशेषता नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है। तो निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप में राज्य तथा समाज के बीच अंतःक्रिया विशेषतः नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है। तो 19 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें चिंतक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो देखो इसमें 20 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा 1342। ठीक है, आप इसको मिलान कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशंस के समय, सन 1937 के सोवियत संविधान के एक भाग के रूप में, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पद का उदय कब हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशंस के समय में। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवीय दल प्रणाली का एक गुण नहीं है? तो बहु तथा द्विदल प्रणाली दोनों के तत्व, मिलीजुली सरकार, बारी बारी से दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन, या फिर अनेक दलों से निर्मित दो बड़े सहमिलन। तो 22 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि बारी बारी से दलों के बीच सत्ता का प्रवर्तन। तो इसमें हमसे ये पूछा था कौन द्विध्रुवीय दल प्रणाली का एक गुण नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? एलिनोर ऑस्ट्रोम, हार्डिन, कार्ल डायच या फिर एंथनी डाउन्स? तो बताइए 23 का क्या होगा सही आंसर? ये है ऑप्शन नंबर डी, एंथोनी डाउन्स। किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? तो ये रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंथनी डाउन्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच
कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? हंटिंगटन ने, पुटमैन ने, मिलीवैंड ने या फिर मार्क्यूज ने? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, मिलीवैंड ने किया था। उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था मिलीवैंड ने किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस अभिजात सिद्धांतवादी ने यह कहा है कि अपने वैयक्तिक गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता जितना वह जनसमूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है? तो पेरेटो का कथन है, गैसेट का कथन है, मिशेल्स का कथन है या फिर मॉस्का का कथन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मिशेल्स का कथन है। ठीक है, किसका कथन है? ये मिशेल्स का कथन है, ये उन्होंने कहा है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। एडवर्ड शिल्स की राजनीतिक व्यवस्थाएं की कोटियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो राजनीतिक लोकतंत्र, संरचनात्मक लोकतंत्र, अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण या फिर सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सबसे पहले सही हमें वो मिलान करना है, यानी कि एडवर्ड शिल्स की जो राजनीतिक व्यवस्था हैं, उनकी जो कोटियां हैं, उनको एक सही कालानुक्रम में लिखना है। ठीक है, तो देखो 26 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 5 यानी कि जो दिया गया है, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है वही इसका सही आंसर होगा। यानी कि सबसे पहले राजनीतिक लोकतंत्र, फिर है संरचनात्मक लोकतंत्र, फिर है अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण, फिर है सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और लास्ट में है पारंपरिक अल्पतंत्र। तो इसमें सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अभिकथन समीर अमीन ने यह तर्क दिया है कि मार्क्स ने पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवादी का स्थानीय विकास लंबे समय तक रहने में सक्षम नहीं होगी। कारण दिया गया, ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी की कमी के कारण था। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखो इसमें जो कथन दिया गया है, समीर अमीन ने यह तर्क दिया कि मार्क्स ने पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सही है और इसका कारण है ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी की कमी के कारण था। तो ये भी इसमें सही दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कूट वाला प्रश्न दिया गया है। तो इसमें पहला है, अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। देशद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं। तो इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमें कि कौन कौन से इसमें सही कथन दिए गए हैं। तो देखो 28 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि 1 2 और 3 क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। देशद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो उसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति और कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? तो राजनीतिक विकास के अंतर्गत, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति या फिर राजनीतिक अभिजात वर्ग। तो 29 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, राजनीति आधुनिकीकरण के अंतर्गत रखा जाएगा, है ना।
लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति और कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। तो इस मुद्दे का किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाएगा राजनीति आधुनिकीकरण के अंतर्गत। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यह किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती? तो एम क्रोजियर, एच जे लास्की, एफ एम मार्क्स या फिर मैक्स वेबर। तो ये किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती? तो 30 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, एम क्रोजियर का। किसका है ये? एम क्रोजियर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन किसका है? हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। तो महात्मा गांधी का कथन है, राजा राममोहन राय का, दादा भाई नौरोजी का या फिर बाल गंगाधर तिलक का? तो बताइए 31 का जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी का कथन है। किसका कथन है? दादा भाई नौरोजी का कथन है कि हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।